एवर सिंस मैन हैज स्टार्टेड टू ऑब्जर्व, कहता है जब इंसान इस दुनिया में आया उस वक्त से लेके अब तक इंसान अपने इर्द गिर्द बहुत से होने वाले मज़ाहिर को, जो बहुत बहुत सारे कुदरती अवामिल हैं, उनको जो है उनका मुशाहिदा करता है, उनको देखता है, थिंक उनके बारे में सोचता है, एंड रीज़न और वजह तलाश करता है। ही हैज़ बीन वंडरिंग और वो ताज्जुब का शिकार होता है, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देख के। तो जब इंसान इस दुनिया में आया तो इंसान ने अपने इर्द गिर्द होने वाले अवामिल को देखा, उसका मुशाहिदा किया, उसके बारे में सोचा और वजह तलाश की कि ये वामिल क्यों होते हैं। जैसे कि जब इंसान इस दुनिया में आया होगा तो उसने इस बारे में ज़रूर सोचा होगा कि दिन रात में क्यों तब्दील होता है, ठीक है, रात के वक्त चांद क्यों निकल आता है, सितारे क्यों निकलते हैं, ठीक है, और वो सितारे हमें छोटे छोटे क्यों नज़र आते हैं, ठीक है, और वो चमकते भी हैं, दिन के वक्त उनकी रोशनी कहाँ पे चली जाती है, मौसम बदलते हैं, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी आ जाती है, ठीक है, और उन्होंने देखा होगा कि सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, ये क्यों होता है, ठीक है, ज़मीन पे आपने देखा होगा लावा, कुछ पहाड़ों से लावा निकलता है, वो क्यों निकलता है, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ों को अपने इर्द गिर्द और बहुत सारे वामिल को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उनकी वजह तलाश करने की कोशिश की, उसके ऊपर अपनी राय देने की कोशिश की कि ये क्यों होता है, ठीक है। कहता है ही ट्राइड टू फाइंड द वेज, उन्होंने कोशिश की कुछ ऐसे रास्ते तलाश करें, टू ऑर्गेनाइज, ताकि वो चीज़ों को एक ख़ास तरतीब के साथ रखें, द डिसऑर्डर प्रिवेलिंग इन द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स, कि जो वो चीज़ें जिनका वो मुशाहिदा कर रहे हैं या मुशाहिदा कर लिया है, उनके जो नताइज हैं उनके अंदर जो है बेतरतीबी जो पैदा हो रही है, उसको किसी तरीके से तरतीबवार अंदाज में लाने के लिए वो जो है वो मुख्तलिफ रास्ते तलाश करें। अबाउट द नेचुरल फिनोमेना, उनके इर्द गिर्द जो कुदरती वामिल हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो वो इकट्ठी कर रहे हैं। एंड मटीरियल थिंग्स इन ऑर्डरली मैनर, और यह ऐसी चीज़ें जो कि मादा हैं, मैस रखती हैं, ठीक है, मैस रखती हैं, वॉल्यूम रखती हैं, उन चीज़ों के बारे में कोई भी उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको एक ख़ास तरतीब के साथ वो अरेंज करें। हीज़ अटेम्प्ट्स, उनकी ये कोशिशें, रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस, उनकी ये कोशिशें जो हैं एक साइंस का जो सिंगल, ठीक है, एक जो शोबा है बनाने में कामयाब हुई, उस शोबे का नाम था नेचुरल फिलॉसफी, ठीक है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, नेचुरल फिलॉसफी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो एक शोबे का क़याम अमल में आया जिसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फिलॉसफी, ठीक है। और स्टूडेंट्स फिलॉसफी को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं आपने नीचे कमेंट करना है, और आपके जहन में कौन सा फिलॉसफर है उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि नेचुरल फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या है। तो नेचुरल फिलॉसफी की डेफिनेशन भी हम इन्हीं लाइनों से अखज़ करेंगे। द स्टडी ऑफ नेचर, यानी कुदरती अवामिल जो इर्द गिर्द हो रहे हैं उनकी स्टडी, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना, और जो इर्द गिर्द होने वाले अवामिल हैं उनका स्टडी, ठीक है, इन ऑर्डरली मैनर, एक ख़ास तरतीब के अंदर जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेचुरल फिलॉसफी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी नेचुरल फिलॉसफी। इसका आगाज़ गालबन 12वीं-13वीं सदी के अंदर हुआ, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसके अंदर जो है वो अपने अपने तजर्बात, मुशाहिदात, जो भी वो स्टडी कर रहे थे उसको उन्होंने ऐड ऑन किया। अब यहाँ पे आप लफ्ज़ देखें तो साइंस भी लफ्ज़ देखने को आपको मिलेगा। तो साइंस का क्या मतलब होता है, ठीक है, और साइंस की क्या डेफिनेशन है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। साइंस का जो लफ्ज़ है ये लैटिन वर्ड जो है साइंटिया, लैटिन वर्ड जो है साइंटिया उससे निकला है, जिसका मतलब है टू नो, ठीक है, जानना, किसी चीज़ के बारे में आगाही रखना, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ सिस्टेमाइज्ड एंड organized, is a systemized and organized knowledge about
about various phenomena which is obtained from careful observations and experiments। ठीक है, तो साइंस जो है वो एक सिस्टमाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। हमारे इर्द गिर्द होने वाले जो फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड फिनोमिना है, उनके नॉलेज को जब हम सिस्टमाइज करते हैं एक ख़ास तरीके से, उसको जो है मेथड से, उससे हम रिजल्ट्स निकालते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो नॉलेज जो है वो हमारा क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहता है देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अप टिल बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो 19वीं सदी तक जो है नेचुरल फिलॉसफी के अंदर हमारे पास इतना नॉलेज आ गया, इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई, एंड इट इज़ फाउंड नेसेसरी, तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई टू क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर इनटू टू ब्रांचेस, कि हम जो है वो नेचुरल फिलॉसफी को उसकी दो सब ब्रांचेस के अंदर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो फिर हमने नेचुरल फिलॉसफी को दो ब्रांचेस के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये थी हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे पास दो ब्रांचेस जो हैं वो इसकी निकली हैं। पहली ब्रांच का नाम होगा बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, तो लिखता है द बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है, विच डील विद द लिविंग थिंग्स, जो किससे डील करती हैं, लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेस किससे डील करती हैं, लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक, और आगे हम चलें तो कहता है द फिजिकल साइंसेस कंसर्न विद द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी ब्रांच है जिसका नाम क्या है, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है, ये किससे कंसर्न है इनका, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इनका कंसर्न है। ठीक है, अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंसेज में हमारे पास कौन सी ब्रांचेज आती हैं, हमारे पास बॉटनी है, हमारे पास जोलॉजी है। ये वो ब्रांचेज हैं जो आगे हमने बायोलॉजिकल साइंसेस को डिवाइड कर किया है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसी तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो ये सारी ब्रांचेज जो हैं ये बायोलॉजिकल साइंसेस में। ठीक है, हमारा कंसर्न इनके साथ नहीं है। तो आगे है, कहता है फिजिकल साइंसेस के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर अगर आप देखें तो हमने इसके कुछ और जो है सब कैटेगरीज बनाई। लाइक हमने फिजिक्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, तो जो है हमने फर्दर फिर इसको डिवाइड किया, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो काफ़ी हद तक नॉलेज इकट्ठा हुआ। तो जब हमने इसको डिवाइड किया, केमिस्ट्री के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, इसके अलावा जियोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा इसका एक और अहम सब्जेक्ट, इसका नाम था एस्ट्रोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, हुआ कुछ यूँ कि जब फिजिकल साइंसेस के अंदर भी नॉलेज बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो हमने इसको चार ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, फिजिक्स के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, मैटर एंड एनर्जी के रिलेशनशिप को, या मैटर और एनर्जी क्या होते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है वो। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स को डिस्कस करते हैं, केमिकल कंपोजिशन, उनके रिएक्शंस को। जियोलॉजी के अंदर हम अर्थ से रिलेटेड फिनोमेनाज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं, और एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम स्टार्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और गैलेक्सीज को हम डिस्कस करते हैं कि गैलेक्सीज क्या होती हैं, किस तरीके से उनकी वर्किंग। तो यहाँ तक हमने देखा कि नेचुरल फिलॉसफी जो है उसको दो ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट किया गया, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर हमें लिविंग थिंग्स को रखा, और हमने स्टडी इसको फिर फर्दर दो तीन ब्रांचेस के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ये बढ़ती गई, लाइक बॉटनी और जोलॉजी। ठीक है, फिजिकल साइंसेज के अंदर हमने नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस किया। ठीक है, और इसको भी फिर फर्दर टाइम के साथ साथ जो है वो हमने मुख्तलिफ ब्रांचों के अंदर डिवाइड किया, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये ब्रांचेस जो हैं ये टाइम के साथ साथ जो है फिर आगे और डेवलप होती गई। ठीक है, और ये टाइम के साथ साथ जो है
और दूसरी ब्रांचेज में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो कहता है आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो कहता है फिजिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ द फिजिकल साइंसेज। तो कहता है फिजिक्स जो है ये एक अहम और बुनियादी हिस्सा है फिजिकल साइंसेज का। ठीक है, बिसाइड्स इट्स अदर डिसिप्लिन सच एज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अलावा, एस्ट्रोनॉमी के अलावा, जियोलॉजी के अलावा फिजिक्स जो है वो भी फिजिकल साइंसेज का एक अहम और बुनियादी हिस्सा है। फिजिक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ठीक है, फिजिक्स जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और मेजरमेंट्स ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और इनसे आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे हम बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। एंड द साइंटिफिक मेथड एम्फसाइजेज द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरियस मेजरेबल फीचर्स ऑफ डिफरेंट फिनोमिना एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। कहता है फिजिक्स क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइंस है तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं और हमें इस बात की ताकीद की जाती है या हम इस बात पे गौर हमें करना चाहिए कि अगर हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है तो उसके अंदर नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट कि हमें जो मेजरमेंट लेनी है उसको एक्यूरेट मेजरमेंट के तौर पे लेना है, उसके अंदर एरर मौजूद नहीं होना चाहिए। ऑफ वेरियस मेजरेबल फीचर्स ऑफ डिफरेंट फिनोमिना, हम जैसे मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो है वो टाइम मेजर कर रहे होते हैं, लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आने वाले एरर को हमें निगलेक्ट करना होगा। कैसे कम किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, और जो इंसान ने बनाए हुए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के प्रैक्टिसेस हैं जब हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी पूरे इस लाइन का मतलब ये है कि फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है और जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स के साथ, तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके मेजरमेंट्स को लेना होता है। उसके अंदर आपने जो मेजरमेंट्स लेनी है वो किस तरीके से एक्यूरेट लेनी है, उनकी क्या अहमियत है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ने की जो है वो कोशिश करेंगे। द चैप्टर आगे कहता है चैप्टर एम्फसाइजेज द नीड ऑफ थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग टेक्निक्स एंड रिकॉर्डिंग स्किल्स। ठीक है, तो हम ये चैप्टर के अंदर जो है वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि चीज़ों को कैसे मेजर किया जाता है और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कैसे मेजरमेंट्स को लिखा जाता है और उनको कैसे प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से आपको इस हिस्से से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। ठीक है, लाइक आपको सबसे पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के दरमियान फ़र्क तलाश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल आपको आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन द फिज़िक्स, के फिज़िक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है, क्या अहमियत है। ठीक है, या आपको इस तरीके से सवाल आ सकता है कि एक्सप्लेन द सेंटेंस फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके जवाबात आपने अब खुद तलाश करने हैं। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक 1.1। ठीक है, और ये है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के हवाले से। ठीक है, इसके अंदर हम सीखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होती है, फिज़िक्स का हमारी सोसाइटी में क्या रोल है। ठीक है, फिज़िक्स की डेफिनेशन को देखेंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, और फिज़िक्स का सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहता है एट द प्रेजेंट टाइम, इस वक्त, आजकल, देयर आर थ्री मेन फ्रंटायर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। जो हमारे पास बुनियादी साइंस हैं उसको हमने तीन पार्टीशंस, फ्रंट ने इसको तीन पार्टीशंस के अंदर जो है वो क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स। ठीक है, ये फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, फिजिक्स की बजाय आप यूज़ करें लफ्ज़ साइंस, वो ज़्यादा बेहतर। फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल, तीन फ्रंटियर्स हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट द वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज बहुत बड़ा होगा उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कहता था यूनिवर्स इटसेल्फ, इसके अंदर यूनिवर्स खुद शामिल है। ठीक है, यूनिवर्स इटसेल्फ, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल है। रेडियो टेलीस्कोप्स नाउ गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ यूनिवर्स, यानी जो रेडियो टेलीस्कोप्स हमने लगाई हैं ज़मीन के ऊपर, ठीक है, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरी के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है, ठीक है, उसके अंदर हम कायनात के अंदर दूर दराज जो सितारे हैं, गैलेक्सीज हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। हैव रिसेंटली डिटेक्टेड, और जो कि अनकरीब जो है वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली भी है। एज अ रेडियो वेव्स, किसकी फॉर्म में, रेडियो वेव की फॉर्म में। तो यूनिवर्स से हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स, ठीक है। और इसके अंदर हम कौन सी वेव्स को यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स को, ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियो वेव्स को हम यूज़ करते हैं। आगे कहता है द फायर लाइट ऑफ द बिग बैंग, यानी जो बिग बैंग है उसका जब ये धमाका हुआ, विच प्रोबेबली स्टार्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नियरली 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। यानी बिग बैंग का जिक्र है यहाँ पे, कि वो बिग बैंग के बारे में बता रहा है कि हम इसमें बिग बैंग का डिस्कस करते हैं। और बिग बैंग का फिनोमेना कितने साल पहले हुआ, 20 बिलियन ईयर्स। तो ये था हमारा वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कहता है सेकंड, द वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कैटेगरी है वो है वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही छोटी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं सेकंड फ्रंटियर के अंदर। तो वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कहता है लाइक पार्टिकल्स दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मीजॉन्स एंड अदर्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैटर के बुनियादी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके साथ हमारा जो मादा है, मैटर है, वो मिलके बना है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मीजॉन्स कहते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। ये भी आप सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 21 का, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, उसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं तो कहता है कि द थर्ड फ्रंटियर इज द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, ठीक है। अब जो तीसरा हमारे पास है फ्रंटियर, उसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ शामिल है, वो है वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स, या इसको आप कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऐसी दुनिया जिसके अंदर ना तो ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं और ना ही ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो ये वो वाली पार्टीशन है जिसको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है इट इज़ द आल्सो वर्ड ऑफ मिडल साइज थिंग, ऐसी चीज़ों की दुनिया जिसका साइज ना तो बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है। फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एट द वन एक्सट्रीम टू द अर्थ एट अदर, ठीक है। तो इसकी अगर हम बनाएं तो इसकी एक एक्सट्रीम के ऊपर जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, अर्थ, ठीक है। तो यानी हम मॉलिक्यूल के साइज से लेके अर्थ के साइज तक की चीज़ों को वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर यानी वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। दिस इज़ ऑल फंडामेंटल फिजिक्स, और यही कहता है कि बुनियादी फिजिक्स है, विच इज़ द हार्ट ऑफ साइंस, ठीक है, जो कि साइंस का दिल की हैसियत रखती है। जैसे इंसानी जिस्म में दिल की हैसियत होती है, वैसे ही साइंस के अंदर फिजिक्स की हैसियत मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे पास फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, जो कि बहुत ही दफ़ा पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। पास्ट पेपर्स के लिहाज से बड़ा ही अहमियत का हामिल है। व्हाट आर द थ्री फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल
फिजिक्स, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बट व्हाट इज फिजिक्स, के फिजिक्स क्या है। कहता है अकॉर्डिंग टू द वन डेफिनेशन, एक जो डेफिनेशन है, फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कहता है फिजिक्स की तो मुख्तलिफ डेफिनेशंस मुख्तलिफ किताबों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो एक फिजिक्स की डेफिनेशन है वो क्या है कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ठीक है, और इनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम फिजिक्स की इस डेफिनेशन को देखें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर की जो बुनियादी डेफिनेशन है उसको जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि मैटर उस चीज़ को कहते हैं जिसके पास क्या है, हैव मैस, जो कि मैस रखती है, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, और जगह घेरती है, वो चीज़ क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है, ठीक है। अगर वो इन दोनों चीज़ों पे पूरा उतरती है तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। मैटर की फिर 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर जो है वो हमें 3 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, और एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, समझ आ गई। आगे अगर हम देखें तो अब हमने देखना है कि एनर्जी किसे कहते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की डेफिनेशन आप पढ़ के आते हैं कि काम करने की सलाहियत अगर किसी बॉडी में है तो हम कहेंगे उसके पास एनर्जी है, ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, काम करने की सलाहियत अगर किसी के पास है तो हम कहेंगे वो एनर्जी रखता है। अब आपका चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी, उसमें आप तफसील से एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मुख्तलिफ तरह की एनर्जी होती है, ठीक है, हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है। इसके अलावा अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर आपने किसी फोर्स फील्ड के अंदर किसी बॉडी को फोर्स फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाया है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये फिर फर्दर आगे मुख्तलिफ तरह की है, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इसके अलावा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का जिक्र तो आपने काफ़ी सुना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है, जिसका हम जिक्र चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं इस चीज़ का कि द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये आपने पढ़ी होगी, इसको कहते हैं एनर्जी मैस इक्वलेंस, ठीक है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो एक तरफ E रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, ठीक है, ये आइंस्टाइन ने 905 के अंदर अपने रिसर्च पेपर के अंदर इसको पब्लिश किया था। और ये देखें तो ये है हमारे पास मैस, ठीक है, और जो c स्क्वायर है दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये इस तरीके से नहीं है, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, ई स्क्वेयर एम स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है। पूरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। अगर किसी चीज़ का मोमेंटम ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो आपकी ये टर्म जो है पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस होगी, ई स्क्वेयर एम स्क्वेयर सी की पावर 4, और अगर आप दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट लें तो ये बनेगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये इस तरीके से डिराइव होती है, ये ख़ास सिनेरियो के लिए एप्लीकेबल है। इस हम एनर्जी को फिर कहते हैं रेस्ट मैस एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी रेस्ट के अंदर है तो जो उसके पास एनर्जी होगी वो कहलाएगी रेस्ट मैस एनर्जी, ये कहलाता है रेस्ट मैस, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये इक्वेशन जो है ये आपको बता रही है एनर्जी और मैस के दरमियान में रिलेशनशिप।
इसके अलावा दो फिनोमिनाज जो हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो आप चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 में आप पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, अब जो पेयर प्रोडक्शन का अमल है, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो मैस और एनर्जी का रिलेशनशिप है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर होता यह है कि जो गैमा रेडिएशंस हैं वो कन्वर्ट होती हैं एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो आपको एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको मैटर और एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी मैटर है। ठीक है, इसका जिक्र भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 के अंदर ही डायरेक्ट एक साइंटिस्ट था, उसने एंटी मैटर के बारे में प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, इसको आप कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। प्रॉपर्टीज इसकी इलेक्ट्रॉन जैसी ही होती हैं, लेकिन चार्ज इस पे पॉजिटिव होता है, इसके लिए हम इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें इसकी तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड पे एनर्जी है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास क्या मौजूद है, मैस मौजूद है, तो उसमें कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इसका ये एक ऑपोजिट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एनहीलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ये भी चैप्टर नंबर 19 में ही आता है। ठीक है, इसके अंदर आप पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो कि पेयर प्रोडक्शन में बनते हैं, अगर ये मिलें तो आपके पास क्या निकलती है, गैमा रेडिएशन। ठीक है, यानी एनर्जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका मैस किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, एनर्जी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी एनर्जी और मैस का आपस में रिलेशनशिप। कहता है कि द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग सच थिंग्स लाइक लॉज ऑफ मोशन, यानी हम फिजिक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम से क्या मुराद है, इसका कॉन्सेप्ट भी आइंस्टाइन से ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 जो है उसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस किस तरह की होती हैं, कितनी तरह की बेसिक फोर्सेस हैं, वो हम यहाँ पे सब कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसके बारे में कुछ जो है वो लिखता हूँ आगे। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास होगी व्हाट वी इन्वेस्टिगेट इन फिजिक्स। ठीक है, हम फिजिक्स के अंदर किन किन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले उसने जिक्र किया कि हम किसको देखेंगे, लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो है ये आपका चैप्टर नंबर 3 होगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 के एंड पे पढ़ेंगे। इसके अलावा सेकेंड ईयर में भी इसका थोड़ा सा तज़किरा हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कि फोर्सेस कितनी तरह की होती हैं, क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो फोर्सेस कितनी तरह की होती हैं मैं ये यहाँ पे आपको डिस्कस जो है वो कर देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स जो कि आप ज़्यादातर जिसका तज़किरा पढ़ते हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई करके जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक फोर्स कहा था कि एक फोर्स होती है जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका शायद नाम आपने पहली दफ़ा सुना हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक और होती है जिसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है,
और 4 टाइप की फोर्स जो है वो क्या कहलाती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम का काम भी वीक न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर था और वो पहले पाकिस्तानी साइंसदान थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनका ताल्लुक जंग से था। ठीक है, और वो पहले पाकिस्तानी साइंसदान हैं जिनको साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया। उनका काम भी जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर था। ठीक है, और अब इसके अलावा और हम क्या स्टडी करते हैं, इसके अलावा हम स्टडी करते हैं कि द नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड द डिफरेंट मटेरियल्स टुगेदर, यानी हम ऐसी फोर्सेस का तज़करा करते हैं जो कि मटेरियल्स को आपस में जकड़े हुए हैं, इकट्ठा किए हुए हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स, हम पार्टिकल्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है, टकराव होता है और उससे नए पार्टिकल्स बनते हैं, उसको स्टडी करते हैं। एंड इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर एंड सो ऑन, और हम एनर्जी का मैटर के साथ जो इंट्रैक्शन है उसको भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को हम पढ़ेंगे, इंट्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, और इसके अलावा हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, इसको तो हम तफसील से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 के अंदर। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आइंस्टाइन ने ही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन ऑफ मैटर तो मैंने ऊपर डिस्कस कर दी। तो ये पैराग्राफ जो है ये हमें फिज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में बताता है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, और हमें बताता है कि हम फिज़िक्स के अंदर किन किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ से एक तो ये सवाल आ सकता है कि डिफ़ाइन फिज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या होती है, और दूसरा सवाल यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू वी इन्वेस्टिगेट इन द फिज़िक्स, ये हम फिज़िक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारे पास पैराग्राफ है, कहता है बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे ही 19वीं सदी का इख्तिताम हुआ, यानी 1899 ईयर जो है हमारे पास आया, मैनी फिजिसिस्ट जो उस दौर के बेहतरीन तिबियादान थे, स्टार्टेड बिलीविंग, उन्होंने ये यकीन रखना शुरू किया, दैट एवरीथिंग अबाउट द फिज़िक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड, कि हमने फिज़िक्स के अंदर जो चीज़ें थी मोस्टली उसके ऊपर हमने जो है वो खोज मुकम्मल कर ली है, उस पर अपने काम मुकम्मल कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, तो तब तक जो है वो हमने ऑप्टिक्स के ऊपर काफ़ी काम कर लिया था, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर काफ़ी काम कर लिया था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर काफ़ी काम कर लिया था, मैकेनिक्स को हमने काफ़ी डेवलप कर लिया था। However, ताहम अबाउट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ हुआ यानी 1900 से, मैनी न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स रिवील्ड दैट द लॉज, और बहुत सारे नए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो परफॉर्म हुए और उससे ये चीज़ का इंकशाफ हुआ कि लॉज फार्मूलेटेड बाय द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, यानी वो लॉज जो हमने प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर्स ने मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो है वो फॉर्मुलेट किए थे, नीड मॉडिफिकेशंस, उसके अंदर तरमीम की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेशली जो है वो ये नया कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो लाइट है उसकी दो तरह की नेचर है। ठीक है, जो लाइट हम डिस्कस करते हैं ना, लाइट, रोशनी, लाइट की दो तरह की नेचर, इसको हम डुअल नेचर कहते हैं। एक होती है वेव नेचर, ठीक है, और स्टूडेंट्स एक होती है पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 19-20 में तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, वेव नेचर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक इंटरफेरेंस, ठीक है, डायफ्रैक्शन। ठीक है, ये लफ्ज़ आपने पहले भी सुन रखे होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये वेव से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, जबकि लाइट की पार्टिकल नेचर के बारे में जो है वो 20वीं सदी तक
किसी को भी मालूम नहीं था। ठीक है, जो थ्योरी थी इससे पहले वो यही थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं रखती, सिर्फ वेव नेचर रखती है। क्रिश्चियन हाइजेंस जो साइंटिस्ट था उसने इसके बारे में प्रोडिक्ट किया था कि लाइट वेव नेचर रखती है, और 1801 के अंदर थॉमस यंग्स जो है एक साइंटिस्ट, उसने एक्सपेरिमेंट करके, जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसको हमने जो है चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना भी है। तो उसमें हमने फिर इंटरफेरेंस को स्टडी किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तकरीबन 120-25 साल के लगभग के बाद जो है वो यंग्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, लेकिन पार्टिकल नेचर के बारे में कुछ भी हमें मालूम नहीं था। तो जैसे ही 20वीं सदी स्टार्ट हुई तो मैक्स प्लांक एक साइंसदान था जिसने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है, और उसने लाइट के एक छोटे पार्टिकल को क्वांटा का नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ से फिर एक नई फिजिक्स का आगाज हुआ जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो 20वीं सदी से जो है फिजिक्स का स्टार्ट हुआ वो था मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, फर्दर रिसर्चेस गिव द बर्थ ऑफ मैनी न्यू डिसिप्लिन्स इन द फिजिक्स, जिसकी वजह से फिजिक्स के अंदर बहुत से नए शोबाजात बने। लाइक सबसे पहला जो है वो हमारे पास कौन सा है, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी किया। ठीक है, अब न्यूक्लियर फिजिक्स का लफ्ज़ अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस से निकला है। ठीक है, यानी हम जो है इसके अंदर किसको डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस से रिलेटेड फिनोमेना जो हैं हमारे पास जो होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियाई से रिलेटेड जो फिनोमेना होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, जो न्यूक्लियस से रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, लाइक जितने भी डिकेज हैं, अल्फा बीटा गैमा, वो सारे हम यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ये आपका सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 21 है। ठीक है, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। सेकेंड जो ब्रांच है हमारे पास जो हमने बनाई उसका नाम था पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, कंसर्न विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। हम उन पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, अल्टीमेट कहते हैं हतमी, ठीक है, जिनके बारे में हमें कन्फर्म है। अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, जिससे आपका मैटर यानी मादा मिलके बना है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्वार्क्स को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ये भी आपका चैप्टर नंबर 21 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसका चैप्टर तो कोई शामिल नहीं है लेकिन इसको हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही पढ़ना है। आगे है हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स विच डील्स विद द वेलोसिटीज अप्रोचिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अंदर हम उन बॉडीज को डिस्कस करेंगे जिनकी स्पीड ऑफ लाइट क्या कर रही होगी, अप्रोच कर रही होगी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं तो उसके अंदर जो है फिर कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं, लाइक टाइम डायलेशन है। ठीक है, टाइम डायलेशन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, और थर्ड जो है वो मैस वेरिएशन। ठीक है, कि मैस जो है वो किस तरीके से वेरी होता है जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 19। ठीक है, और इसको भी आइंस्टाइन ने ही डेवलप किया था, उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद कहता है कि ये हो गया हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, कि जिसके अंदर हम डील करते हैं वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट स्पीड ऑफ लाइट। और इसके बाद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, हमारे पास फोर्थ ब्रांच है सॉलिड, नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे, कंसर्न विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, जिसके अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। क्या आपको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 3 तरह की होती हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, सॉलिड्स के ऊपर आपका चैप्टर नंबर जो है वो 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स है। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, ठीक है,
इसके अलावा फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हम पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम सॉलिड्स की, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ हम चैप्टर नंबर 17 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो हमने चीज़ें सीखी कि फिज़िक्स के अंदर किस तरीके से एक नया एरा जो है वो स्टार्ट हुआ जब 20वीं सदी शुरू हुई, और उसके बाद कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो हमें नई देखने को मिली। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंपोज्ड ऑफ। तो ये एमसीक्यूज है जो कि पास्ट पेपर्स में पूछा गया था, ठीक है। तो कहता है कि कौन सी फिजिक्स की ब्रांच है विच कंसर्न विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स, जिसके अंदर हम हतमी पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, ऑफ विच मैटर कंपोज, जिनसे हमारा मैटर मिलके बना है। तो कौन सी है जी? ऑप्शन नंबर डी, पार्टिकल फिजिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, तो मैंने अभी आपको बताया कि किसने डेवलप की थी, आइंस्टाइन ने। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी हम पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन इससे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, डिफाइन फिजिक्स आया है काफ़ी दफ़ा पेपर में, डिफाइन न्यूक्लियर फिजिक्स, डिफाइन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, डिफाइन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन जो है ये आपने खुद बनाने हैं और खुद उनके आंसर्स जो हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा, मैं आपको ये नीचे लिंक के अंदर भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको पेज नंबर 2 के ऊपर जो है, पेज नंबर 2 के ऊपर जो है ये एक साइड इंफॉर्मेशन के अंदर मुख्तलिफ एरियाज ऑफ फिज़िक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। मैंने क्या किया कि इन एरियाज ऑफ फिज़िक्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिख ली हैं कि जो हमारे पास मैकेनिक्स है इसके अंदर क्या होता है कि हम डील करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को विदाउट और विद द रेफरेंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। कि मोशन को फोर्स के रेफरेंस के साथ या इसके बगैर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स को फिर आगे दो ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, एक को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, एक को हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम डील करते हैं बिहेवियर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स की हाई स्पीड्स के ऊपर, ठीक है। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इसके अंदर हम डील करते हैं लॉज ऑफ मोशन को और फोर्सेस को और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ये थी हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। समझ आ रही है? इसका कुछ पोर्शन जो है वो हमारे कोर्स के अंदर भी शामिल रहेगा। ऑप्टिक्स है, ब्रांच है, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, प्रोपोगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स का पोर्शन है चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स और चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आगे है थर्ड ब्रांच हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, इसके अंदर हम स्टडी ऑफ हीट करते हैं एंड इट्स रिलेशनशिप विद वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है क्लास फर्स्ट ईयर का, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ लॉज पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसके प्रोसेस हैं आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो आगे स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे फिर फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसको हम इकट्ठा फिर पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, लाइट मैग्नेटिक फील्ड्स, और इनके दो स्पेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है एक्विस्टिक्स यानी साउंड, इसके अंदर हम साउंड को पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे, प्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इफेक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मैकेनिकल वेव्स को डील करती है इन गैसेस के अंदर, सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, लिक्विड्स के अंदर। और इसके अंदर इंक्लूड होती है वाइब्रेशन, साउंड, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे हम स्टडी करेंगे साउंड्स के अंदर। ये इसका भी चैप्टर हमारे अंदर शामिल है, कुछ कोर्स के अंदर शामिल है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर कुछ वेव्स के अंदर कुछ जिक्र आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रो कहते हैं पानी को, ठीक है। दूसरा नाम इसका आप कह सकते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, जिसके अंदर हम मोशन ऑफ फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे, उन पे लगने वाली फोर्सेस को डिस्कस करेंगे जब हम बॉडी को, सॉलिड बॉडीज़ को लिक्विड्स के अंदर, फ्लूइड्स के अंदर डालते हैं, ठीक है, और उनकी मोशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोडायनामिक्स है, हाइड्रोस्टैटिक्स है। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है फर्स्ट ईयर का वो फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से जो है वो हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौले थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस, ब्लड फ्लो, टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे।
स्पेशल रिलेटिविटी जो है ये एक्सप्लेनेशन करती है कि हाउ स्पीड इफेक्ट्स द मैस टाइम एंड स्पेस, कि जो अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट है तो आपका मैस कैसे इफेक्ट होगा, टाइम और लेंथ कैसे इफेक्ट होगी, इसको हम डिस्कस करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर। ये भी आइंस्टाइन ने डेवलप की थी। चैप्टर नंबर 19 के शुरू में कुछ पोर्शन है जिसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। जनरल रिलेटिविटी है, ठीक है, जिसके अंदर हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को देखेंगे बिटवीन मैसेज, और रिजल्ट्स जो है उसका क्या है, रैपिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसका जिक्र इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन चैप्टर नंबर 5 के लास्ट पे कुछ थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि न्यूटन के और आइंस्टाइन के ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क था। उसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स, ये डील करती है बिहेवियर ऑफ मैटर एंड लाइट ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल, ठीक है। क्वांटम मीन छोटे, मैकेनिक्स मीन मोशन, ऐसे पार्टिकल्स जो कि बहुत स्मॉल होते हैं और हाई स्पीड्स पे मूव करते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इसका पोर्शन भी चैप्टर नंबर 19 के अंदर शामिल है। एटॉमिक फिजिक्स, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखेंगे, एनर्जी स्टेट्स को देखेंगे, इंटरेक्शन विद पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 20 है सेकेंड ईयर फिजिक्स का, जिसके अंदर हम जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। रदरफोर्ड का क्या नज़रिया था, बोहर का क्या नज़रिया था, किसी भी एटम का रेडियस, एनर्जी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर एक्स रेज के बारे में पढ़ेंगे, लेजर्स क्या होती हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर आती है मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसके अंदर हम एग्जामिनेशन करेंगे स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग द फिजिकल मेथड्स, ठीक है। ये आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स में शामिल नहीं है। उसके बाद आती है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, देयर फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी एंड डिके, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 21 है सेकेंड ईयर फिजिक्स का, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऊपर आए हैं। कहता है हाउ द लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है, रिजल्ट्स फ्रॉम एटॉमिक स्केल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज से लेके स्मॉल स्केल प्रॉपर्टीज जो सॉलिड्स की हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम्स कैसे अरेंज होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आती है पार्टिकल फिजिक्स, ये ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि इसके अंदर हम डील करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, रिलेशनशिप को और इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, ठीक है, कि पार्टिकल्स किससे मिलके बनते हैं, अगर दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं कौन सा नया पार्टिकल बनता है। इसका पूरा चैप्टर तो शामिल नहीं है, एक टॉपिक शामिल है चैप्टर नंबर 21 के लास्ट पे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर के नाम से, ठीक है, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सुपर कंडक्टिविटी है, ये कुछ खास तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट करंट को कंडक्ट करते हैं विदाउट एनर्जी लॉस, ठीक है। और जब हम इनको एक ख़ास टेम्परेचर, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उससे कम पे लेके जाते हैं, तो ये जो भी मटेरियल्स हैं ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। इनको भी हम चैप्टर नंबर 17 के अंदर फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स का, वहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सुपर फ्लूइडिटी, ये ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शनलेस फ्लो रखता है। एग्जॉटिक बिहेवियर हम इसका देखेंगे, लाइक हीलियम एट टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो किसके बराबर होता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड एयर और -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। सिमिलर फ्रिक्शनलेस बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सुपर कंडक्टिंग सॉलिड, इसका जिक्र जो है वो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं है। ये खास किस्म के फ्लूइड होते हैं जो खास कंडीशंस के अंदर ही कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। आगे है प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ सुपर हीटेड मैटर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम्स फॉर्मिंग अ आयोनाइज्ड गैस, ठीक है। तो ये ख़ास किस्म की स्टेट है जिसको हम पढ़ते हैं, और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहलाती है प्लाज्मा, ठीक है। इसका जिक्र भी हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स या मैग्नेटो फ्लूइड्स डायनामिक्स या हाइड्रोमैग्नेटिक्स, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड्स को, लाइक प्लाज्मा, लिक्विड मेटल्स हो गई, सॉल्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका जिक्र भी हमारे यहाँ कम ही देखने को मिलेगा, कोई एक आधे टॉपिक के अंदर थोड़ा सा जिक्र आएगा। स्पेस साइंस जो है ये हमारे पास साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, स्टडी द नेचुरल फिनोमिना एंड फिजिकल बॉडीज ऑकरिंग इन आउटर स्पेस,
यानी जो हमारी आउटर स्पेस है, खला है, उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। स्पेस स्टेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको स्टडी करते हैं। स्पेस मेडिसिन के जो हमारे एस्ट्रोनमर्स ऊपर जाएंगे वो कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेस थी जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो लिहाजा आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अगला जो है वो कहता है कि फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज। फिज़िक्स जो है वो तमाम साइंसेज में फंडामेंटल है एंड प्रोवाइड्स अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल लॉस। और ये दूसरी जो ब्रांचेज हैं फिज़िक्स की, जैसे कि दूसरी ब्रांचेज हैं साइंस की, जैसे कि केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, तो फिज़िक्स उन्हें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक पिलर्स जो है वो डेवलप करती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, इसका नाम है ओवरलैपिंग ऑफ फिज़िक्स, या आप इसको कह सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, समझ आ रही है? इसके अंदर हम फिज़िक्स को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ मिला के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है कि द ओवरलैपिंग ऑफ फिज़िक्स एंड अदर फील्ड्स गिव द बर्थ ऑफ न्यू ब्रांचेस लाइक फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब जो हमारे पास पहली ब्रांच है जिसका नाम क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। नाम से जाहिर हो रहा है ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जो है कम्बिनेशन है, यानी इसके अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे, फिज़िक्स के लॉज को और केमिस्ट्री के लॉज को। आपने देखा होगा कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन हैं। ठीक है, जैसे कि हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, आपका चैप्टर नंबर 11 आप क्लास 11 फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे और क्लास 11 केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा बायोफिज़िक्स है, नाम से जाहिर है। ठीक है, इसके अंदर हम बायोलॉजी और फिज़िक्स के कम्बिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा कॉम्बिनेशन शामिल है, बायोलॉजी का प्लस फिजिक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगे देखें तो एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स मीन एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को हम जब इकट्ठा करेंगे तो वो कहलाती है एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ये कहलाती है एस्ट्रोनॉमी यानी एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, जिसके अंदर हम जो मुख्तलिफ तरह के स्टार्स हैं उनके अंदर फिज़िक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इस्तेमाल करके उसको हम पढ़ते हैं। आगे है हेल्थ फिज़िक्स। ठीक है, हेल्थ फिज़िक्स के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि हेल्थ साइंसेस को फिज़िक्स के साथ जो है कंबाइन करके पढ़ते हैं। ठीक है, आप हॉस्पिटल जाएं तो बहुत सारे आपको अपरेटिसेस मिलेंगे। ठीक है, एक्सरे मशीन मिलेगी, ये सारी फिज़िक्स के लॉज के ऊपर है। बायोलॉजी के अंदर आप देखें तो आप मुख्तलिफ तरह की माइक्रोस्कोप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो वो भी सारी फिज़िक्स की वजह से ही डेवलप हैं और जिसने काफ़ी मदद की है बायोलॉजी के अंदर सेल्स के स्ट्रक्चर को समझने में। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर नंबर पेज नंबर 2 के ऊपर आप देखें तो आपको वहाँ पे भी ये हेडिंग देखने को मिलेगी, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स को हमने पढ़ लिया, बायोफिज़िक्स को हमने पढ़ लिया, केमिकल फिज़िक्स यानी फिज़िकल केमिस्ट्री आती है जिसके अंदर हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स को मिला के पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग फिज़िक्स यानी हम देखेंगे कि जो लॉज हम पढ़ते हैं फिज़िक्स के वो जो है प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल होते हैं और कौन कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। ठीक है, जियो फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स जो है इसके अंदर हम जियोलॉजी, ठीक है, और फिज़िक्स को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, जियोलॉजी प्लस फिज़िक्स। ठीक है, तो ये कहलाती है जियो फिज़िक्स। मेडिकल फिज़िक्स वही हेल्थ साइंसेस के साथ मिला के जब हम पढ़ते हैं फिज़िक्स को तो मेडिकल फिज़िक्स। फिज़िक्स फिज़िकल ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी मतलब ओशंस, समंदरों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इसके अंदर सोनार है। ठीक है, और समंदर के अंदर होने वाले जितने भी फिनोमेनाज हैं उसको कैसे हम डील करते हैं फिज़िक्स के साथ वो डिस्कस होता है फिज़िकल ओशनोग्राफी। फिज़िक्स ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक और फिज़िक्स का तालमेल जो है वो भी हम जो है एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं फिज़िक्स ऑफ म्यूज़िक, यानी साउंड वेव्स को हम डिस्कस करते हैं यहाँ। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पोटेंट फोर्स फॉर चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। कहता है कि जो
साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने एक ताकतवर जो है फोर्स का काम किया है हमारी कायनात, जो हमारी मेन का इंजन इंसानी ज़िंदगी है उसको बदलने में। द इंफॉर्मेशन मीडिया एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्राउट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। जो इन मीडिया के अंदर चेंज आया है, अगर आप पिछले 8-10 साल देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। आप दुनिया के एक कोने से बैठे दूसरे कोने पे मौजूद शख्स के साथ चंद सेकंड्स के अंदर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो अब जो है लोगों लोगों के अंदर जो टाइम डिले था अब वो बहुत कम हो गया है। अब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। इवेंट्स इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इमीडिएटली रिवर्बरेट अराउंड द ग्लोब। तो जो एक दुनिया के हिस्से में होने वाले जो वाक़यात हैं वो चंद सेकंड्स के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल जाते हैं। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि फ़लाँ जगह पे ये जो है इवेंट यानी वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम जिस एज के अंदर हैं ये एज कहलाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज, ठीक है। द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किससे मिलके बनता है? चिप्स से। डेवलप्ड फ्रॉम द बेसिक आइडियाज़ ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। यानी जो कंप्यूटर है अगर आप उसको देखें तो कंप्यूटर के अंदर आपको मिलेगा मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के अंदर आप देखेंगे आपको लगी हुई मिलेंगी चिप्स, ठीक है। तो कहता है कि जो कंप्यूटर के अंदर चिप्स हैं वो किसकी वजह से डेवलप हुई हैं? आइडियाज़ ऑफ फिज़िक्स की वजह से डेवलप हुई। द चिप्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये जो चिप्स हैं ये किससे मिलके बनी हैं? सिलिकॉन से मिलके बनी है, ठीक है। और सिलिकॉन जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है। तो कहता है द सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंड। सिलिकॉन को कहाँ से हासिल किया जाता है? सैंड से हासिल किया जाता है, ठीक है। और सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको कैसे हासिल किया जाता है? ठीक है, सैंड से। आगे लिखता है इट अप टू अस, ये हमारे ऊपर है, वेदर वी मेक द सैंड कैस्टल, हम इससे रेत का टीला बनाएं, और कंप्यूटर आउट ऑफ इट, या हम इससे एक ऐसी मशीन कंप्यूटर बनाएं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो कहता है ये कि इंसानों के ऊपर है कि इंसान किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये पेपर में MCQs के तौर पे आपसे पूछा जाता है, लिहाजा आपने इसको देख लेना है। ये एरियाज ऑफ फिज़िक्स और ओवरलैपिंग यानी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ये एक डू यू नो है पेज नंबर 3 के फ्रंट के ऊपर, शुरू पे आप देखेंगे तो आपको देखा हुआ मिलेगा कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम द वेफर्स ऑफ मेटलॉइड सिलिकॉन आ सेमीकंडक्टर। तो आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड्स में 3 तरह के हमारे पास कैटेगरीज हैं। पहले होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से गुजरने देते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर्स, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने नहीं देते यानी रेजिस्ट करते हैं। और और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है इनकी कंडक्टिविटी रेजिस्टर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और कंडक्टर से कम होती है। इनकी कंडक्टिविटी को आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर आपका 17 का लास्ट टॉपिक, और फिर चैप्टर नंबर 18 है। इन्हीं सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हुए जो है हम चिप्स के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का जिक्र हम करेंगे, ठीक है। इससे अब MCQs पूछे गए हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, वो कौन से हैं? पहला है कंप्यूटर चिप्स आर मेड अप ऑफ, सीधी सी बात है सिलिकॉन, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है वो देख लेनी है आपने। सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से हासिल होता है? सैंड्स, ठीक है। सिलिकॉन कहाँ से हासिल होता है? सैंड्स, ठीक है। अब ये कुछ टेक्नोलॉजी और उसके पीछे जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आपको पता हो। कोई आपसे पूछ ही सकता है कि भाई बताइए फिजिक्स कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो जो स्टीम इंजन है उसके अंदर लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज़ होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बिजली बनाने का रिएक्टर पाकिस्तान में भी कराची में मौजूद है, उसमें हम कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन करते हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 21 में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 11 है फर्स्ट ईयर का, उसमें आप पढ़ेंगे। रेडियो एंड टेलीविज़न जिसके अंदर आप जनरेशन, प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 है आपका फिजिकल ऑप्टिक्स, उसके अंदर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है उसमें आप फाइबर ऑप्टिक का जिक्र पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स जो हैं डिजिटल लॉजिक पे काम करते हैं 0-1 की फॉर्म में, ठीक है। चिप्स वही जिसका जिक्र मैंने किया, चैप्टर नंबर 18 है। लेजर्स, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, चैप्टर नंबर 21 एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स,
सुपर कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन जो है इसका जिक्र आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 के अंदर। रॉकेट प्रपल्शन, न्यूटन के लॉज हैं चैप्टर नंबर 3 आपका फर्स्ट ईयर का, उसमें आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, फेरेडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, या आप कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी। एरोप्लेन, बर्नौली प्रिंसिपल और फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 है, उस पर काम करता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जो हैं, इसके अंदर हम पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा मोशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर जो है वो घुमाते हैं, तो वो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं, इनका जिक्र चैप्टर नंबर 21 में मिलेगा। सोनार, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, ये भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चैप्टर नंबर 9 और 10 है, ठीक है। नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग्स, थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है, जिसके अंदर आप वेव्स में पढ़ेंगे, फिर लाइट में भी पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी जिसके अंदर हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं, ये पूरा टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कैसे डेवलप किया और इससे दुनिया को क्या फ़ायदा पहुँचा। फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर के अंदर हम पढ़ेंगे। फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, टोकामेक, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, ये हमारा टॉपिक के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये भी फिजिक्स की वजह से ही डेवलप हुआ। जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये इसके अंदर हम कॉस्मिक रेडियो वेव्स को यूज़ करके जो है गैलेक्सीज की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हाई स्टैंडर्ड का टॉपिक है, बैचलर्स और मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे स्टडी करें। तो ये नाजरीन, ये था स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक 1.1, पहला लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अगर आपको लेक्चर मुफीद लगा हो, फ़ायदेमंद लगा हो, तो आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए डेली जो है वो एक टॉपिक जो है वो पीटीबी की बुक से पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि बाकी बुक्स जो है उनके भी टॉपिक्स को साथ ब्लेंड करके पढ़ाऊँ, ताकि जो बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिले। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।